हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे सोशल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट 5 जिसका पार्ट 2। इसमें हम 101 से 150 तक के क्वेश्चंस करेंगे और पार्ट 1 में हमने इसके पहले के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। तो हमें बताना है कौन सा आर्टिकल है जिसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। तो ये आर्टिकल है 338A। इसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। संविधान में जो एक तो होती है अनुसूचित जाति और एक होती है अनुसूचित जनजाति। तो जो अनुसूचित जाति है उसके लिए तो आर्टिकल है 338, और अगर अनुसूचित जनजाति पूछा जाएगा तो आर्टिकल आ जाएगा 338A, क्योंकि ये अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था इस वजह से। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में कौन सा सदस्य नहीं होता है। तो ये पूछा है जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष व उसके जब सदस्यों की नियुक्ति की जाती है तो उनमें कौन कौन से सदस्य नहीं होते हैं। तो उसमें लोकसभा का अध्यक्ष भी होता है और लोकसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा के विपक्ष का नेता, लेकिन जो राज्यसभा का सभापति होता है वो इसकी नियुक्ति में शामिल नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ था वह कौन सी थी। तो जो दल बदल निरोधक अधिनियम है वो कब पारित हुआ था। वो पारित हुआ था 15 फरवरी 1985 ईस्वी में। तो ये हमें डेट याद रखनी है क्योंकि दल बदल जो अधिनियम है वो इम्पोर्टेंट है। और इसको अनुसूचित में कौन सी में शामिल किया गया है, जो 10th शेड्यूल है उसमें इसको शामिल किया गया है और पारित हुआ था 15 फरवरी 1985 को। नेक्स्ट है, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा हमें अधिनियम बताना है कि कब पारित हुआ था। तो असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने ये सुरक्षा अधिनियम शुरू किया था। तो ये जो है संसद में कब पारित हुआ था, 2008 में, और इसकी स्वीकृति कब दी गई थी, 30 दिसंबर 2008 को हुई। तो दोनों के ईयर सेम, ये पारित भी 2008 में किया गया और स्वीकृत भी। तो इसमें अगर पारित पूछा जाएगा तो भी यही ईयर आ जाएगा, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होगी, और स्वीकृत का ईयर पूछा जाएगा तो भी 2008 ही आएगा। नेक्स्ट है, निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं। तो जो निकोलस कोपरनिकस हैं वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं, दूरबीन के आविष्कार के लिए, या यह बताने के लिए कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना कि पृथ्वी के, कैलकुलस की खोज के लिए, या मानव शरीर को शल्य क्रिया का अध्ययन करने के लिए। तो जो निकोलस कोपरनिकस हैं वो प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 1543 ईस्वी में ये प्रतिपादित किया था कि ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना कि पृथ्वी के। तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहा जाता है। तो हमेशा जब भी मंगल और बृहस्पति का पूछा जाएगा, जो मार्स है हमारा और जुपिटर है, इसकी कक्षाओं के मध्य जो चक्कर लगाते हैं उनको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में चक्कर लगाते हैं। तो मंगल और बृहस्पति, इनको इंग्लिश में बोला जाता है एस्ट्रॉइड्स। और इसकी खोज सबसे पहले पियाजी ने 1 जनवरी 1801 ईस्वी को की थी। और सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है, सिरस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। तो हमें बताना है कौन सा कॉन्टिनेंट एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा है। तो जो सबसे बड़ा है एरिया के अकॉर्डिंग वो है अफ्रीका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। तो पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए किसका यूज किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है वह है पैटागोनियन मरुस्थल। ये कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका के अर्जेंटीना में स्थित है। और जो कालाहारी मरुस्थल है वो कहाँ पर है, अफ्रीका में। और अटाकामा मरुस्थल है चिली में।
और अरब मरुस्थल है अरब में, अरब प्रायद्वीप मीन्स अरब आइलैंड में। नेक्स्ट, उच्चतम लवणता पाई जाती है, तो जो सबसे ज़्यादा सॉल्ट पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? वान झील टर्की में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम क्या है? तो इसमें ये सही क्रम में लगानी है कि स्वेज नहर क्षेत्र में जब हम नॉर्थ से साउथ की साइड जाएंगे तो झील जो पड़ेंगे उनका सही क्रम कौन सा होगा? तो जो इसमें सही क्रम होगा वो होगा ऑप्शन हमारा डी, लेक मंचला फर्स्ट, फिर लेक टिम्सा, फिर ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं, तो जो हाई प्रेशर एरिया से भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी की साइड जो चलती हैं वो कौन सी पवनें होती हैं? उन्हें कहते हैं हम व्यापारिक पवनें। नेक्स्ट है वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो जो वनों को काटने को रोकने वाला वर्ल्ड की जो फर्स्ट कंट्री है वो है नॉर्वे। यह एक पोलर कंट्री है मीन्स ध्रुवीय देश है। इस देश ने प्रदूषण से बचाने के लिए वनों की कटाई को प्रतिबंधित कर दिया है और नॉर्वे को दूसरे नाम से भी जाना जाता है अर्धरात्रि के सूर्य का देश। नेक्स्ट है मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है, तो जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है वो है दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। और इसके बाद आएगा सेकंड पे चीन, फिर थर्ड पर आएगा जापान। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है, तो जो सबसे बड़ा संघ राज्य है वो कौन सा आएगा? संघ राज्य में पूछा जाएगा हमसे यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। तो दमन द्वीप, पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, ये चारों ही यूनियन टेरिटरीज हैं। इसमें पूछी गई सबसे बड़ी कौन सी है? तो आंसर आ जाएगा दिल्ली। दिल्ली के बाद आएगी सेकंड पे पुडुचेरी, फिर थर्ड पर आएगी यहाँ पर चंडीगढ़ और फोर्थ पर आएगी दमन एंड द्वीप। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो मेघालय पठार का कौन कौन सा है? एक तो गारो भी इसी में आती है मेघालय में, खासी भी और जयंतिया भी। इन तीनों का नाम हमेशा जब भी एक साथ आएगा गारो, खासी, जयंती, तो हमेशा ये मेघालय से रिलेटेड ही होंगी। लेकिन जो भुवन पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय पठार का अंश नहीं है, जबकि ये कहाँ का अंश है? हिमालय का। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दो महत्वपूर्ण नदियाँ जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है। ये इसमें हिंट दी गई है। एक तो झारखंड में है और उड़ीसा में किसी और नाम से जानी जाती है, तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीवन तथा विविधता का प्रमुख स्थल भी है। तो हमें बताना है कि वह स्थल कौन सा है। तो यह स्थल है भीतरकनिका। ये भीतरकनिका नामक स्थान पर ब्राह्मणी और वैतरणी नदी समुद्र में गिरने से पहले मिलती हैं। और झारखंड में ये किस नाम से जानी जाती है? दक्षिण कोयला के नाम से। नेक्स्ट है भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियार्क जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो हमें बताना है कौन सा ऐसा जलप्रपात है जिसे नियार्क जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। तो यह है चित्रकूट जलप्रपात। नेक्स्ट है जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो जल में उगने वाले हैं तो जल के नाम से ही इसमें पता चल जाएगा कि उनको क्या बोला जाएगा। जो जल में उगते हैं उन्हें बोला जाता है हेलोफाइट्स। इसमें हाइड्रोफाइट्स नहीं आएगा। जल में उगने वाले को बोला जाएगा हेलोफाइट्स, या हिंदी में बोल सकते हैं लवण मृदोभिद, क्योंकि इसमें लवणता युक्त जल होता है, मीन्स सॉल्ट सबसे ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इनको हेलोफाइट्स बोला जाता है। नेक्स्ट है लेटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है। तो लेटेराइट जो मिट्टी होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? मालाबार तटीय प्रदेश पर। और इस मिट्टी में जो ह्यूमस होता है, मीन्स जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और नाइट्रोजन, पोटाश ये काफ़ी कम पाई जाती हैं, जबकि आयरन और एल्यूमिनियम इनकी अधिकता पाई जाती है। और ये किस किस के लिए अच्छी होती है? काजू, चाय और कहवा के लिए। नेक्स्ट है बेलेडिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो जो ये बेलेडिला है ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है और ये लौह अयस्क के उत्पादन के लिए फेमस है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन या कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? तो इसमें देखना है कि कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं। तो जो इनमें से दिए गए हैं, कोयला, लौह, मैग्नीज, पेट्रोलियम, इनमें से केवल जो बिहार में मिलता है वो है लौह। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल सेकंड। इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है वो बोला जाता है कोयम्बटूर को। और ये कौन से राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। और अगर पूछा जाए उत्तर भारत का, ये तो हो गया दक्षिण भारत मीन्स साउथ इंडियन का मैनचेस्टर। अगर हमसे पूछा जाएगा नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर, तो वो बोला जाता है जो यूपी में स्थित कानपुर को। किस राज्य को देश का धान का कटोरा बोला जाता है? तो धान का कटोरा बोला जाता है छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी एग्रीकल्चर, कृषि पर बेस्ड है। इसी वजह से उसको धान का कटोरा बोला जाता है। यहाँ धान की पैदावार सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवोम का एक उदाहरण है? तो मानव जनित जीवोम मीन्स बायोम जो होता है वो हमें बताना है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे बायोम। तो बायोम होता है जो पृथ्वी पर पेड़ पौधे और जीव जंतु समेत जितनी भी परिस्थितिकी है, तंत्र है, सबको मिलाकर बोला जाएगा बायोम। तो इसका जो उदाहरण आएगा वो आएगा फसली भूमि। फसली भूमि को कृत्रिम तथा मानव जनित जीवोम का उदाहरण माना जाता है। जो जलचंत्र है और घास का मैदान है, वर्षावन है, ये तीनों आएंगे नेचुरल में। और जो फसली भूमि आएगी ये आएगी आर्टिफिशियल में। हरित जलवायु निधि मीन्स ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है या नहीं। तो इसमें देखने होंगे हमें कौन कौन से दे रखे हैं। GCF फर्स्ट दे रखा है, यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन तथा न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है। तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो यही था। ये हरित जलवायु, तो इससे पता ही चल रहा है कि जलवायु से रिलेटेड होकर जो जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए बनाया गया। नेक्स्ट है कि एशिया विकास बैंक तथा विश्व बैंक के तत्वावधान में स्थापित किया गया। तो ये हमारा सेकंड वाला ये ठीक नहीं है, केवल फर्स्ट वाला ठीक है। तो ऑप्शन होगा ए। इसकी स्थापना जो की गई थी वो 2010 में की गई थी। और ये जो किसकी मदद से की गई थी? UNFCCC जो कॉप होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16 नंबर की, उसमें इसकी की गई थी स्थापना। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है? तो जैविक मरुस्थल मीन्स बायोलॉजिकल डेजर्ट, BD, ये कहा जाता है दामोदर नदी को। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है वो दामोदर नदी ही है। और इसीलिए इसको जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। मरुस्थल मीन्स जहाँ पर पानी अब कम है, तो डेजर्ट, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण पाया जाता है इसी वजह से। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? पीलीभीत भी करता है, श्रावस्ती भी करता है, महाराजगंज भी करता है, लेकिन जो सीतापुर है वो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश के राज्य के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? 7 जिले। अब उसकी वो कौन कौन से हैं? एक तो है सिद्धार्थनगर और बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच और लखीमपुर और पीलीभीत। इसकी ट्रिक आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि हम इन 7 राज्यों को किस टाइप से इजीली लर्न रख सकते हैं। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार हमें ये तो पता ही है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। अब उसमें पूछा है कि उसका जिला कौन सा सबसे बड़ा है जनसंख्या के अकॉर्डिंग, तो वो है लखनऊ। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट कब लागू हुआ था? तो वैट लागू हुआ था 1 जनवरी 2008 से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई है। तो जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस है उसकी लंबाई है 300 किलोमीटर। वैसे तो ये एग्जैक्ट 302 किलोमीटर है, लेकिन इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा 300 किलोमीटर।
उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान कीजिए। तो ग्राम प्रधान से हमें संबंधित कथन देखने हैं। वह ग्राम सभा द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। तो जो ग्राम प्रधान होगा उसे ग्राम सभा अपने पद से हटा सकती है, बिल्कुल ठीक है। पद ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष बाद ही वह अपदस्थ किया जा सकता है। तो ये 2 वर्ष नहीं होता, इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 5 वर्ष। अगर पहले से करना है उसको तो वो फिर उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी किया जाएगा, जिसमें पंचायत के आधे सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं, तब किया जाएगा। वह साधारण बहुमत से अपदस्थ किया जा सकता है, तो नहीं, वो साधारण से नहीं, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा किया जा सकता है। वह 2/3 बहुमत से, तो इसमें ये सही है, या तो पंचायत के आधे सदस्यों का हस्ताक्षर होने चाहिए, साथ ही जो मतलब जिन्होंने वोट दिया उसमें से 2/3 बहुमत उन्हें प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें हमारा केवल 1 और 4 ही ठीक होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 4 सही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित किया गया है वह जगह कहाँ है? तो सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो है प्रयागराज मीन्स इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई थी। तो जो किसान भाई योजना का प्रारंभ किया गया था वो किया था 1992 ईस्वी में। वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया? तो जो वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस वो मनाया गया था 4 जनवरी को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दे रखा है कथन ए कि कन्नौज इत्र का शहर है। तो ये बिल्कुल ठीक है कि कन्नौज को इत्र का शहर बोला जाता है। इसमें कारण दिया है कि कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। तो उसे इत्र का शहर इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है वो इत्र का होता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सभी निवासियों के यहाँ इत्र का ही उद्योग है। तो कारण हमारा गलत हो जाएगा, केवल कथन सही होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है। अगर हमें किसी की आर्थिक समृद्धि मीन्स उसकी आर्थिक वृद्धि नापनी है तो उसके लिए जो सबसे अच्छा मापदंड होता है वो होता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। और प्रति व्यक्ति आय को निकाला किस टाइप से जाता है? जो नेशनल इनकम होती है, राष्ट्रीय आय अपॉन जो जनसंख्या होगी, पूरी टोटल पॉपुलेशन, जब उसको डिवाइड कर देंगे तो एक व्यक्ति की वास्तविक आय निकल आएगी। उसी से ही आर्थिक वृद्धि का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है। तो जो बैंक दर में बैंक रेट जो होता है उसमें जब वृद्धि होती है तो उससे क्या पता चलता है? उससे पता चलता है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन है? तो इसमें भारत में पूछा गया है, तो आंसर हमारा आएगा MS स्वामीनाथन। और जबकि इसके जो जन्मदाता हैं अगर नॉर्मल विश्व में पूछा जाता है तो आ जाता नॉर्मन बोरलॉग, और अगर भारत में पूछा जाएगा तो MS स्वामीनाथन। और भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1966 से 67 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? तो कौन सी समिति की संस्तुति थी जिसके आधार पर भारत में पॉवर्टी लाइन का आकलन किया जाता है? तो ये थी लकड़वाला समिति। इन्होंने जो शुरू की थी वो की थी इनकी समिति 1989 में। इन्होंने 19 उसके बाद 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और फिर 9वीं जो पंचवर्षीय योजना हुई थी उसमें निर्धनता की माप के लिए इन्हें स्वीकार कर लिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? तो जो सर्वोदय योजना थी वो किससे रिलेटेड थी? सर्वोदय वर्ड का मीनिंग ही ये है कल्याण। तो ये जो है गांधी दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, और इसकी जो रूपरेखा तैयार हुई थी 1950 ईस्वी में, ये की थी जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट है बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, बंद अर्थव्यवस्था वह होती है जहाँ तो ना निर्यात होता है ना ही आयात होता है। मीन्स ना तो कोई सामान दूसरे देश को भेजा जाएगा ना ही कोई सामान दूसरे देश से मंगाया जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात न्यूनतम कम है? तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार ये बताना है कौन सा यूनियन टेरिटरी ऐसा है जिसका लिंग अनुपात कम है, तो वो है दमन एंड द्वीप। 2011 की
जनगणना के अनुसार वहाँ का केवल 618 ही है, तो सबसे न्यूनतम वो है। और सेकंड पे है लक्षद्वीप। इसके बाद दमन द्वीप का तो सबसे कम है ही, उसके बाद आएगा सेकंड पे लक्षद्वीप। नेक्स्ट है जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम है? तो उत्तर प्रदेश की पहले पूछी गई थी हाईएस्ट वाली, अब पूछी गई है लोएस्ट, तो लोएस्ट आ जाएगी महोबा। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी, तो जो IMF है इसकी स्थापना की गई थी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के परिणाम के द्वारा 1944 में 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को की गई थी। तो इसमें पूछी गई किसके परिणाम स्वरूप? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप। संप्रेषण संबंधी अक्षमता है, तो जो हम कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो डिसेबिलिटी होती है उसको बोला जाता है डिस्फेशिया। डिस्फेशिया दो शब्दों से मिलकर बना है, डिस और फासिया। इसका शाब्दिक अर्थ होता है अक्षमता। डिस का मीन्स तो अक्षमता हो जाएगा और उसका मीनिंग हो जाएगा फासिया का वाक, मतलब बोलने। जो बोलने से रिलेटेड अक्षमता होती है उसको बोला जाएगा डिस्फेसिया, इसीलिए इसमें संप्रेषण दिया गया है। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, तो डिसलेक्सिया भी एक अधिगम अक्षमता का प्रकार है। तो इसमें जो कठिनाई होती है वो पढ़ने या वर्तनी में, मीन्स जो रीडिंग लगाने में जो प्रॉब्लम होगी उसको बोला जाएगा डिसलेक्सिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और इसमें टोटल जो देश हैं वो 193 हैं। दक्षेस के किस देश में संविधान निर्मात्री सभा का हाल ही में चुनाव हुआ? तो दक्षेस की फुल फॉर्म होती है दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन। इसके समूह में जो संविधान निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री सभा का जो चुनाव हुआ है वो हुआ है नेपाल में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। IMF के बारे में कौन से कथन सही हैं? तो जो IMF अभी आया था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बस उसको इंग्लिश में अब लिख दिया गया है। तो इसके बारे में क्या सही है? तो इसमें IMF में 188 सदस्य राष्ट्र हैं, ये बिल्कुल ठीक है। और यह राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट अभिकरण है, तो ये ठीक नहीं है, ये राष्ट्र संघ का नहीं है। IMF में सदस्य राष्ट्रों को समान वोटिंग अधिकार नहीं है, तो ये भी ठीक है कि सभी को समान वोटिंग का इसमें अधिकार नहीं है। यह भुगतान संतुलन संकट के समय सदस्य देशों को ऋण व तकनीकी सलाह प्रदान करता है, तो इसका ये काम नहीं है, ये केवल संतुलन की व्यवस्था करता है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन बी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।